और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। पहले डायग्राम आपको समझा देता हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े कुछ भी। ठीक है, तो सिंपली हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। पहले मान लीजिए ये एक तल है और ये तल जो है वो पारदर्शी तल है। ठीक है, लास्ट डेरिवेशन में हमने हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या की थी जिसमें एक तरफ क्या था, उसमें पॉलिश की हुई थी। ठीक है, जो तल था। लेकिन यहाँ पर ये जो है पारदर्शी तल है। बात समझ में आ गई? क्लियर है कहानी? ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये है एक स्रोत जहाँ से प्रकाश की किरणें आएंगी। ठीक है, और जो हमने लास्ट डेरिवेशन में किया था वही सब करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा यहाँ पर। ये मान लीजिए m है और ये m डैश है। ठीक है, ये क्लियर है कहानी? अब इसके बाद सपोज कीजिए कि एक समतल तरंगाग्र इस पर तिरछा आपतित हो रहा है। ठीक है, कैसा आपतित हो रहा है? तिरछा। ये इसका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, जैसे हमने लास्ट वाले केस में माना था। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सेम करना है कहानी हमने। और ये जो किरण है यहाँ से, ये इसके अभिलंबवत जाएगी, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और यहाँ से भी एक किरण जाएगी जो इससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये किरणें ही मिला के क्या बनाती हैं? तरंगाग्र बनाती हैं। यहाँ पर कौन सा तरंगाग्र है? समतल तरंगाग्र है। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है? उसके बाद ये जो तरंगाग्र है तिरछा आपतित हो रहा है, तो यानी इसका ए सिरा जो है वो पहले पहुंच जाएगा और बी सिरा जो है वो बाद में पहुंचेगा। ये बात क्लियर है? और इन किरणों का जो वेग है वो है v1। ठीक है, वहाँ यहाँ पर कितना है? v1 है इन किरणों का वेग। अब यहाँ पर ये जो किरण है इनका जो वेग है v1 है और इसका भी मान लेते हैं v1 है। ठीक है, यहाँ पर, और ये जो आपका पहला माध्यम है ये मान लीजिए n1 है और यहाँ पर ये जो माध्यम है ये आपका n2 माध्यम है। ठीक है, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। ये समझ लीजिए, ये कह देते हैं हम विरल माध्यम, विरल माध्यम, और ये जो है सघन माध्यम है। ठीक है, ये क्लियर है कहानी? अभी देखिए, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में ये प्रवेश कर रही है तो ये अपवर्तन के नियम को फॉलो करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसका ए सिरा जो है पहले आपतित होगा और बी सिरा जो है वो बाद में आपतित होगा। तो सपोज कीजिए इसका जो बी सिरा है यहाँ से आपतित होने में टी समय पर सी बिंदु पर पहुँच रहा है। यहाँ पर सी बिंदु पर पहुँचता है टी समय में। ठीक है, और इसकी जो चाल है वो कितनी है? v1 है। तो इसकी यहाँ से b से लेकर c तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? v1t। यही तो हो जाएगी v1 इंटू टी। क्यों? क्योंकि चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है और दूरी बराबर क्या हो गया? चाल गुणा समय हो गया। तो चाल हमारी v1 है और समय जो है t है, तो ये कितना हो गया? v1t। ये क्लियर है कहानी? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई कितनी हुई? v1t। ये हमें समझ में आ गई कहानी। अब यहाँ पर देखो, जब तक ये बी सिरा यहाँ तक आपतित होगा सी पॉइंट पर, तब तक जो ए सिरा होगा वो आगे निकल चुका होगा। ठीक है, पिछले बार पहले डेरिवेशन में क्या हो रहा था? ए सिरा जो है वो रिफ्लेक्ट करके आगे बढ़ जा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं जनरेट होंगी, यानी कि यहाँ पर अपारदर्शी सतह है तो यहाँ पर यहाँ से पारदर्शी सतह है तो यहाँ पर ये क्या होगा? यहाँ से ये आगे बढ़ जाएगा, इस ये जो सघन माध्यम है इस माध्यम में प्रवेश कर जाएगा। तो आप गौर से देखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वो क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर की ओर जाती है? जी हाँ दोस्तों, ये क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये क्लियर है कहानी? तो ये हमने अभिलंब खींच लिया, इसको बोल देते हैं n1। ठीक है, ये अभिलंब है इसका। ये जो बी और सी के बीच की दूरी है b1 dt, तो इसको आपको क्या करना है? प्रकार में इस तरीके से इतनी दूरी को माप लेना है और मापने के बाद यहाँ पर इस ए पॉइंट पर रख के एक चाप लगाना है ऐसे करके। ठीक है, तो सपोज कीजिए b1 जो दूरी है वो इतनी है, ये चाप हमने यहाँ पर लगा दिया है। ये क्लियर है कहानी? अब देखिए, यहाँ से हमें वैसे किरण कैसे जानी चाहिए थी? ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो इसलिए ये थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी ऐसे करके। तो सपोज कीजिए ये यहाँ पर प्रवेश कर रही है। ठीक है, और लास्ट डेरिवेशन में हमने क्या किया था कि यहाँ से स्पर्श करती हुई एक रेखा खींची थी इस तरीके से। तो ये सपोज कीजिए ये रेखा यहाँ पर हमने ऐसे मिला दी है। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं डी पॉइंट। ये क्लियर है कहानी? अब यहाँ पर देखिए,
ये जो डी पॉइंट होगा ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये बिल्कुल क्लियर है। और अब यहाँ पर देखिए इसके एंगल को मेंशन कर लेते हैं। तो ये देखिए गौर से, ये आपतित किरण है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो ये वाली किरण आ रही है ये अपवर्तित किरण है, ठीक है। तो यहाँ पर आपतित किरण है और अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, आई एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो आई एंगल बनेगा। ये क्लियर है कहानी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है कि इतना जो है आई है और इतना पूरा जो है 90 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो केस है इतना कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अभिलंब मतलब N1 A और C ये जो है, तो यहाँ देखोगे ये पूरा 90 डिग्री है, जैसे लास्ट वाला डेरिवेशन था मैंने कराया था आपको, ठीक है। तो सेम वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है पूरा, तो यहाँ से अगर मुझे इतना एंगल निकालना है तो इस 90 में से इसको अगर मैं घटा दूंगा इस एंगल को, तो ये इतना एंगल आ जाएगा ये, तो ये जो आएगा 90 में से 90 माइनस आई को घटाने पे आई आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ये वाला एंगल हमें मिल गया है। अब निकालते हैं ये वाला एंगल। इस एंगल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये अपवर्तित किरण है ये वाली और ये अभिलंब है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो आर से डिनोट करेंगे हम, ठीक है। ये क्लियर है कहानी। अब यहाँ पर देखिए ये आर है, तो यहाँ तक ये आर हो जाएगा और यहाँ तक ये पूरा जो एंगल है वो कितना 90 डिग्री का है, तो इतना एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा 90 माइनस आर। ये क्लियर है कहानी। अब गौर से देखिए ये एंगल और ये एंगल 90 माइनस आर और 90, ये तीनों जो एंगल हैं यहाँ का अगर मुझे एंगल निकालना है तो त्रिभुज के जो कोणों का योग होता है वो 180 होता है, तो इन दोनों को योग करके अगर मैं 180 में से घटा दूँ तो ये वाला एंगल मेरा निकल जाएगा। ये क्लियर है कहानी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसका एंगल निकाल लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 180 माइनस आर, ठीक है। और इसे मुझे इन दोनों के योग को घटाना किस में से, मुझे 180 में से घटाना है, तो 180 में से मैं इसको घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 180 और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का और ये पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये दोनों तो कट गए तो बचा कितना आर, तो यानी ये वाला जो एंगल आया वो कितना आ गया, आर आ गया। ये क्लियर हो गई, यहाँ तक की कहानी हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमारा जो डायग्राम है वो पूर्णतः बन चुका है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसे साबित करना है, यानी प्रूफ करना है, यानी व्याख्या करनी है। अब देखिए पहला नियम जो है अपवर्तन का वो ये है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु एक ही तल पर होते हैं आपतन बिंदु पर, ठीक है। ये प्रूफ करना था। तो ये जो व्याख्या है वो चित्र से ही आपको देखने को मिल रही कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु सभी क्या है, एक ही तल पर हैं। ये क्लियर है कहानी। तो ये तो आप लिख सकते हैं पहले ही, ठीक है, ये लिख देंगे कि चित्र से प्रदर्शित होता है। ये तो कहानी आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दिक्कत जो आएगी वो दिक्कत ये आएगी कि सेकंड जो लॉ है, सेकंड लॉ जो है वो ये है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू एन, मतलब एक नियतांक। तो इसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैथमेटिकली हमें प्रूफ करना पड़ेगा। अब इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ से जो किरण चल रही थी इसकी वेग जो हमने माना था v1 माना था, और यहाँ से यहाँ तक जब ये दूसरे सघन माध्यम आ जाएगी तो इसकी जो चाल होगी वो चेंज हो जाएगी। तो इसको मान लेते हैं ये जो चाल थी वो कितनी थी, v2 थी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना यहाँ से यहाँ तक समय लगा था वही समय लगेगा। तो यहाँ पर जो दूरी हो जाएगी ए से लेकर डी तक की वो कितनी हो जाएगी, b2t, जैसे हमने यहाँ पर निकाली थी। ये क्लियर है कहानी। अब देखो सेकंड लॉ हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए सेकंड पॉइंट में जो हम प्रूफ करेंगे वो प्रूफ करेंगे साइन आई अपॉन आर इक्वल्स टू एन। ये प्रूफ करना है। अब इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर ट्राइंगल देखिए। ट्राइंगल अगर आप देख रहे होंगे तो ए बी और सी, ये वाला ट्राइंगल, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, और ए सी डी ये दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ से साइन की वैल्यू निकालनी है। साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा था लाल बट्टे कक्का, ठीक है, हाई स्कूल में। तो यहाँ पर देखिए लाल बट्टे कक्का का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये क्लियर है कहानी। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो भी कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लंब बटे कर्ण, ये क्लियर है कहानी। अब गौर से देखिए अगर मुझे
मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, मैं ले रहा हूँ साइन और यहाँ पर कितना दे रखा है, आई दे रखा है, ठीक है। तो साइन आई की वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। तो साइन आई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर ये चीज़ें देखिए, आई के लिए लंब कौन हुआ, आई के लिए लंब ये वाला हुआ, ठीक है। तो आई के लिए लंब कौन हुआ, जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है, एंगल के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसे लंब कहते हैं। तो ये हो जाएगी बी सी, ये क्लियर है। अब कर्ण कौन हुआ, कर्ण तो एक ही रहेगा बड़ा वाला, तो ए सी जो हो गया यहाँ पर कर्ण हो गया। ये क्लियर है कहानी। तो साइन आई की जो वैल्यू आई वो आ गई आपकी V1T अपॉन ए सी, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऐसी सेम कर रहे हैं हम त्रिभुज ए सी डी में। तो ए सी डी में अगर लोगे तो ए सी डी में आपको मिलेगा, देखिए हम निकाल रहे हैं एंगल आर की वैल्यू। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं साइन आर के लिए जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, इसका लंब बटे कर्ण लिखना था तो लंब हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन कर्ण कितना है ए सी, ठीक है। और साइन आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ए डी की वैल्यू कितनी थी, B2T अपॉन ए सी। तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये कहानी हमारे समझ में आ गई पूरी, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो हमें क्या निकालना था, साइन आई अपॉन साइन आर निकालना था। तो यही काम करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू B1T अपॉन ए सी अपॉन B2T अपॉन ए सी। ये क्लियर है कहानी यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नीचे का आपको दिखाता हूँ आगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है कहानी। अब इसको थोड़ा और सॉल्यूशन देते हैं। तो सॉल्यूशन देंगे तो ये निकलेगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू ये हो जाएगा B1T अपॉन ए सी इंटू ए सी अपॉन B2T। ऐसे सॉल्व करेंगे इसे मैथमेटिकल फॉर्म में। तो ए सी से ए सी जो हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना हमारे पास, ये बचा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू B1T अपॉन B2T। तो T से T भी कैंसिल हो गया। तो क्लियरली आपके पास बचा B1 अपॉन B2, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू B1 अपॉन BT। ये कहानी आपको समझ में आ गई पूरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यह आ गया कि B1 अपॉन B2। अब हमें निकालना क्या है, n निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों के बराबर अगर हमें n निकालना है तो हमें क्या करना होगा, देखिए मैं अब आपको बताता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए, अब देखिए बच्चों हमने एक फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला ये था कि n बराबर C अपॉन B, ये फार्मूला पढ़ा था। इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले माध्यम की बात कर रहा हूँ मैं, पहले माध्यम N1 के लिए, अगर पहले माध्यम N1 के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा N1 बराबर C तो कांस्टेंट है तो वो तो C तो सेम रहेगा दोनों में, ठीक है। तो ये हो जाएगा B1। तो इसको बोल देते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्यूशन देंगे तो यहाँ से हम B की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। तो ये हो जाएगा B1 बराबर C अपॉन N1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये क्लियर है कहानी। अब यहाँ पर देखो, अब आगे की बात करते हैं। तो आगे अगर देखोगे तो यहाँ पर अब बात करेंगे हम लोग माध्यम 2 की। तो देखिए माध्यम, अगर हम N2 की बात करें, N2 के लिए, ठीक है, इसकी बात करें तो इसके लिए आप देखोगे तो जो फार्मूला डिज़ाइन होगा वो N2 बराबर C अपॉन B2 होगा। और यहाँ से B की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा C अपॉन N2, इक्वेशन नंबर 4। ये कहानी आ गई क्लियर, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 4। तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 4 को डिवाइड कर देते हैं समीकरण 3 से। तो समीकरण B2 को निकालना है ना हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए B1 अपॉन B2 आया था ना, तो हम एक काम करते हैं समीकरण 3 को
समीकरण 4 से भाग करने पर, भाग करते हैं तो समीकरण 3 में कितना होगा, देखिए v1/v2 हो जाएगा और ये हो जाएगा c/n1/c/n2। ये कहानी क्लियर है। अब इसको अगर थोड़ा सॉल्यूशन देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, v1/v2 इक्वल्स टू c/n1 इंटू n2/c। तो c से c कैंसिल हो जाएगा। तो क्लियरली अगर देखोगे तो v1/v2 इक्वल्स टू हो जाएगा n2/n1। अब गौर से ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो कहानी है कुछ कुछ ऐसी कहानी नहीं है जैसी हमने पहले इक्वेशन निकाली थी। अब देखिए पहली इक्वेशन हमने क्या निकाली थी कि sin i/sin r बराबर v1/v2। तो एक काम करते हैं, v1/v2 का मान रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे v1/v2 का मान। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ v1/v2 बराबर n2/n1 रखने पर, ठीक है। अगर इसको हम रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा sin i/sin r इक्वल्स टू कितना, n2/n1। ये आ गए ना कहानी। अब देखो ये आ गई कहानी। तो यहाँ पर रखा है ना v1/v2 की जगह पे, बस मान रख दिया हमने, तो ये आ गई कहानी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin i/sin r इक्वल्स टू 1n2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। यही क्या है, स्नेल का नियम है और यही क्या है, सेकंड लॉ है अपवर्तन का।